एक कहानी यह एक कहानी नहीं है, यह एक आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? तो ये एक मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, जिसमें मन्नू भंडारी ने अपनी व्यक्तिगत और उन घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके जीवन पर प्रभाव डालती है। जैसे घर का वातावरण हो गया, माता पिता का स्वभाव हो गया, भाई बहन, सहेलियों के साथ खेल कूद, और जो इनकी टीचर थी शीला अग्रवाल, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। और 1946 और 47 के स्वतंत्रता संग्राम में जो इनकी भूमिका थी, उनकी घटनाओं को भी इन्होंने इस आत्मकथा में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का जो सिलसिला शुरू होता है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से होता है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। और मतलब जो ऊपर वाला इनका घर था वो पिताजी का था, और पिताजी की सारा समय बुक्स पे ली रहती। और जो नीचे थे वहाँ हम भाई बहनों के साथ रहते थे। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्ति विहीन माँ, मतलब जो इनकी माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं को और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले ये लोग कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। कांग्रेस के साथ वे समाज सुधारक के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाते थे। मतलब उनके जो पिता थे वो टीचर थे, वो विद्यार्थियों को पढ़ाते भी थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नियुक्त हुए थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। मतलब उनके जो पिता थे वो कोमल थे और संवेदनशील थे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो बहुत ही क्रोधी भी थे और अपने अहम को भी महत्व देते थे। आगे देखते हैं कि पर यह सब तो मैंने केवल सुना, मतलब ये सब बातें मैंने उनकी सुनी है। देखा तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। मतलब उनके जो पिता थे वो देखने में अलग थे। ये सब उन्होंने उनकी बातें सुनी है। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वो इंदौर से कहाँ गए? अजमेर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश। शब्दकोश को डिक्शनरी कहते हैं। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उन्हें व्यक्तिगत के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ दिया। मतलब अब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत गिर चुकी थी। तो क्या हुआ था कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्थापित उनका अहम उनसे इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। मतलब आर्थिक स्थिति गिरे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों से कुछ भी शेयर नहीं किया। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के लिए हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती रहती। मतलब कि जो उनकी नवाबी आदतें थी। अब एक इंसान जब बहुत ज़्यादा अमीर होता है और थोड़े ही समय में या पल में ही वो गिर जाता है, मतलब
अमीर से सीधे गरीब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो उसकी आदतें, नवाबी आदतें मतलब कैसे, कि जो राजा की तरह रहता था वो फ़कीर की तरह कैसे रहेगा। उसके अहम को चोट लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता ये सब, तब वो उसके मन में से क्रोध निकलता है। अब जो वे क्रोध करते थे तो उनकी इस क्रोध की आदतों को उनकी माँ को झेलना पड़ता था, मन्नू भंडारी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की गहरी चोटें होगी। जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। अब देखो, किसी ने उनके पिता पर इतना ज़्यादा विश्वास किया, और एकदम से जब विश्वास उनका टूटा, जिन्होंने आँख मूंद कर विश्वास किया था, बाद में वो शक्की कहलाने लगे, मतलब कि ये इंसान सही नहीं है। पर ये पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व में कौन सी खूबी और खामियां थी जो मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंदी। और लोग कह रहे हैं कि मैं अपने पिता की इसलिए बातें नहीं कह रही हूँ कि वो गौरवशाली थे, बल्कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनकी कुछ ऐसी आदतें थी, उनकी ऐसी कुछ गुण थे, कुछ खामियां थी जो मेरे व्यक्तित्व में भी शामिल हो गई थी। अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। वे बता रहे हैं पिता उनको क्या कहते थे, कि मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और ना मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था। और पिताजी की कमजोरी क्या मतलब, पिताजी को गोरा रंग बहुत पसंद था। बचपन में मुझसे 2 साल जो बड़ी थी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन थी, सुशीला से हर बात में तुलना करते थे। फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी। मतलब जो उनकी बहन थी वो बहुत खूबसूरत थी, और पिता हमेशा ही कमेंट करते थे कि वह कितनी ही गोरी है। तो ऐसी उसकी मन्नू के भंडारे में हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी, कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। मतलब आज तक मुझे इतना नाम मिला है, इतनी प्रतिष्ठा मिली है, फिर भी मैं काली हूँ, ऐसी बातें मेरे मन में जो डालती थी वो अब तक नहीं निकल पाई है। आज भी परिचय कराते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट जाती हूँ। सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने सड़ने को ही आती हूँ। शायद अचेतन के किसी परत के नीचे दबी हुई इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा ही नहीं कर पाती। वो उसे उनके अंदर इतनी हीन भावना है, मन्नू भंडारी के अंदर, कि उसको ये उपलब्धि सब छोटी लगती है। उसको अभी भी लगता है कि मैं हीन हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं काली हूँ, उसमें क्या है, कमियां हैं। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शकी स्वभाव पर मैं कभी बनना जाती थी, आज खंडित एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शकी स्वभाव की झलक दिखाई देती है। अब ये क्या बता रहे हैं कि अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा एक शक है। होश संभालने के बाद से ही पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती थी। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। मतलब जो पिताजी की भावनाएं थी वो मेरे अंदर कर गई, कई कुंठाओं के रूप में। मतलब मैं कुंठ मतलब मेरे अंदर एक कुंठा थी, मतलब एक हीन भावना थी, कहीं प्रतिज्ञा के रूप में, मैं कहीं प्रतिछाया के रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। मतलब वो कह रहे कि आपकी एक छोटी सी बात,
मतलब आपने देखा होगा कि हम डेली किसी न किसी को कुछ ना कुछ ऐसे ही कमेंट पास कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस चीज़ का उस व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस हम बोल देते हैं। पर अंत में ये कहा जाता है कि जो आप कमेंट पास करते हैं वो किसी किसी के मन में घर कर जाता है, मतलब उसको इतना तेज बुरा लगता है कि वो उस चीज़ से ज़िंदगी भर नहीं उबर पाता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही हो कर सकता। मतलब हम उस चीज़ से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, भले कितने ही साल बीत जाते हैं, पर हमें बचपन की बातें याद आती है। आपने नोटिस किया होगा ये बात। अब आगे देखते हैं कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेड़ी पढ़ी लिखी मतलब जो माँ थी वो उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बहुत ही विपरीत थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनकी माँ में। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों की उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मतलब उन बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करती थी और अपने हस्बैंड की हर ज्यादती को बर्दाश्त करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा भी नहीं, केवल दिया है। हम भाई बहनों को सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया। अब वो माँ को भी तो देखती थी ना, वो उन्होंने अपनी माँ से उनके गुण क्यों नहीं लिए, उनका त्याग भी नहीं लिया और उनकी सहिष्णुता भी नहीं। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर मैं लौटती हूँ। मतलब ये अपने बचपन की सारी बातों को क्लोज करके आगे बताते हैं कि 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। जब इसकी सबसे बड़ी बहन की जो शादी हुई उसमें वो 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन में सारे खेल खेले थे। मतलब सारे खेल खेले उन्होंने किसके साथ, अपनी सुशीला बहन के साथ जो बड़ी थी। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली। कौन कौन से गेम खेले थे, सतोलिया खेली थी, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के साथ ब्याह भी रचाए थे, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और पतंग भी उड़ाई है, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर में। जो उनके भाई थे वो बाहर रहते थे और उनके जो खेल थे वो घर के अंदर ही रहते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैल जाती थी। अब आजकल के जो घर बने हुए वो एक फ्लैट में या एक घर तक सीमित हैं, पर पहले जो थे वो पूरे महल्लों मोहल्लों तक सीमित थे उनके घर। मतलब आप इतने मोहल्ले, इतनी इतनी लिमिट है कि आप यहाँ तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। ठीक है ना। आज हमें किसी के भी घर में जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो हमारे परिवार का ही हिस्सा थे। ठीक है ना। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव के महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करने, हमें किसी संकुचित, असहाय और असुरक्षित असुरक्षित बना दिया। मतलब हमको सिर्फ एक ही फ्लैट में रहना है। अब आप बताओ, कोई भी इंसान एक फ्लैट में रह के अपने अपनी सोच का दायरा कैसे बढ़ाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। इतना सीमित कर दिया है आजकल की व्यवस्था ने हमको। ठीक है, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उनकी जो 1 दर्जन मतलब उनकी 12 कहानियों के पात्र जो हैं वो इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोर व्यवस्था गुजार कर अपनी युवावस्था पालन की। मतलब अपना बचपन बिता के वो युवावस्था में प्रवेश करी थी इसी मोहल्ले के अंदर। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई पात्र
मेरे परिवार का नहीं है। कुछ एक दो ही पात्र मेरे परिवार के, बस इनको देखते सुनते इनके बीच में बड़ी हुई, लेकिन इनकी जो छाप थी वो मेरे मन पर इतनी गहरी थी कि इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। मतलब उनकी जो छाप थी मोहल्ले वालों की, वो मेरे मन पर इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि मैंने उनके ऊपर कहानियाँ लिख दी। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। मतलब उनकी बातें मेरे मन में इतनी समाई हुई थी कि उनकी बातों को नहीं भूली, उनकी भाषा को मैं नहीं भूली, उनके जो भाव थे उनको भी नहीं भूली मैं। इतने वर्षों के बाद भी बिना किसी विशेष प्रयास के मैंने बड़े सहज भाव से मैंने सारी कहानियाँ लिखी। उसी समय के दास स्वाब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाते थे। महाभोज में इतने वर्षों बाद वे एकाएक जीवित हो उठे। अब उनके मोहल्ले में एक दास साहब रहते थे महाभोज, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है और उसका बाद में नाटक में परिवर्तित भी हुआ है। उसमें उनकी कुछ बातें लिखी उन्होंने, वो जीवित उठे। यह मेरे अपने लिए भी एक आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। मतलब एक जो दास साहब की पर्सनालिटी थी, एक जो व्यक्ति था, वो उनको भूल नहीं पाई और उनके सारे के सारी बातों को उन्होंने उसमें लिखा। आगे देखते हैं कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए एक अनिवार्य योग्यता थी। क्या योग्यता थी? उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक। मतलब शादी अगर करनी है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। अब उनकी बड़ी बहन जो सुशीला थी वो 44 में शादी करके चली गई क्योंकि उनको ये योग्यता मिल गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। देखो, जब भी हम अकेले होते हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें अपने कमियां, हमारे गुण, हमें सब पता चलती है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब घर के सारे बच्चे चले गए तो पिताजी का ध्यान क्या हुआ? मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे निकाले जाते हैं, पिताजी ने आग्रह किया कि मैं रसोई से तो दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे वो पिताजी? रसोई को भटियार खाना कहते थे। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। मतलब अगर आप किचन में जाते हैं लड़की, तो वो अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को एक चूल्हे में धकेलना कहती है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी को प्रिय शगल था। मतलब पिताजी को बहस करना बहुत अच्छा लगता था, कह सकते हैं। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे ही वहाँ ही बैठने को कहते थे। जैसे ही मैं वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध, मतभेदों को तो मुझसे दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं थी। हाँ, जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त शहीद थे, उनका आकर्षण, उनकी कुर्बानियाँ मेरे मन में जरूर आकृत करती थी या मुझे आकर्षित करती थी। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें में सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अब लेखक के बारे में तो अब उनको क्या पता रहेगा, जो वो हाथ में ले ली वो पढ़ लेती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। उनका 10वीं के बाद जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो कहाँ? शीला अग्रवाल
जो प्राध्यापिका थी, उनके इनसा परिचय हुआ सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में ककहरा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल में नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको चूज़ करके पढ़ना है कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। खुद चुन चुन कर किताबें देती थी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की, तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर फैलती चली गई। मतलब उन्होंने सारे राइटर्स पढ़े, प्रेमचंद को छोड़ के उन्होंने जैनेन्द्र को भी पढ़ा, अज्ञे को भी पढ़ा, भगवती चरण वर्मा को ही पढ़ा। उस समय जैनेन्द्र की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली को बहुत ही आकर्षण था उनका। सुनीता और उनका अभ्यास, उनको उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी जो पढ़ा हो उनकर, उस समय वह मेरी समझ के बाहर था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उनके मन को इस कदर बांधा कि फिर उस झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। मतलब जब नदी के द्वीप पढ़ा तो उनको इतना अच्छा लगा कि फिर से शेखर को पढ़ा कि शेखर में क्या बात है। ठीक है, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्र लिखा पड़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने वो समझा। मतलब उन्होंने सारे के सारे नॉवेल्स पढ़े, फिर उन्होंने अपनी प्राध्यापिका से उसके बारे में डिस्कस भी किया और उम्र का जितनी समझ थी उतना उन्होंने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला था वो पिताजी से शुरू किया। मतलब देखिए कि जैसे कोई 10th का स्टूडेंट है, अब वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, उसको शीला अग्रवाल ने उस चीज़ों को हटाया। उन्होंने बताया कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। फिर उन घर पे ही बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया को जाना कि दुनिया में कैसे क्या हो रहा है किताबों के माध्यम से। मतलब आप ये समझिए कि आप किताबों के माध्यम से कितना जान सकते हैं। एक व्यक्ति घर में बैठ के बाहर की दुनिया को किताबों के माध्यम से जान सकता है। कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि सन 46 और 47 के दिनों में वे स्थितियाँ, उनमें वैसे भी घर में बैठने रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ निकलती थी, हड़तालें होती थी, जुलूस निकलता था, भाषण रहता था, हर शहर का चरित्र था और सब युवाओं का उन्माद था कि हम उनसे जुड़ें। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावों में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी। उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच में उठूं, बैठूं और जानूं और समझूं। मतलब पिताजी के यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, वो बोलते थे कि इनको समझो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय ध्वस्त हो जाता। और जब रंगों में मतलब लहू की तरह जो लावा बहता, मतलब जब मुझे गुस्सा आता तो मैं क्या करती, आज़ादी के दायरे क्या करती थी, मेरे लिए जो वर्जनाएं थी, मतलब मुझे यहाँ नहीं करना है, ये बात नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन सबको मैं तोड़ती थी। कौन बोलती है? मनु भंडारी। यह तभी जाना जब अपने क्रोध से सबको थराथर देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो
सिलसिला मेरा शुरू हुआ, वो थी राजेंद्र से शादी। मतलब उन्होंने अपने पिताजी से टक्कर लेकर अपने, जिनको ये चाहती थी राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा, पिताजी से लड़ाई चलती रही। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी थी। मतलब उसी धुरी में रहते थे कि मुझे यश मिले। यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। सही बात है कि आपको, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको सबसे हटकर एक अपने लिए अपनी पहचान बनानी चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनसे कोप से बच गई, उनके गुस्से से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गई। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े थे, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भनभनाते हुए वे रह गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाएगा, तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुम्हें घर ही बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को कॉलेज में भेजते हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में आ जाती हैं और नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा, बड़े गर्व से कह के आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, किनारे तो लगाने ही चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गद्दार स्वर में पिताजी ने यह सब सुनाते रहे और मैं थी अवाक अवाक। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पिताजी ने ऐसी बातें सुनाई। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और, अब वो बता रही कि मेरे जीवन की एक और घटना। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का एक सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कह रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ, मतलब बाजार के चौराहे पे हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी ने एक निहात दकने से मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। कैसे? अरे उन मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप, जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवा रही है। मचतंग मच गई है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल ही रह गया है आपको, या नहीं? ऐसे कौन कह रहा है? उनका मित्र कह रहा है कि ये लड़की आपकी जो मन्नू भंडारी है क्या कर रही है, देखिए हड़तालें करवा रही है, हुड़दम मचा रही है। आपको क्या हो गया है कि लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? तो वे आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आके थू थू करके चले जाएं। बंद करो इस मनु का घर से बाहर निकलना।
आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग ना। इन सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। कौन बैठे थे? अम्बालाल जी, डॉक्टर अम्बालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुना, सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुंधाधार तारीफ करते लगे। वे बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बहत रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना है इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी किस पर पिताजी किसी तरह के अंतर्वेदों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उनकी सहजता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का जो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 में कई महीनों में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न बचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषेध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी मचाया। कॉलेज वाले को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।